हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 23 अगस्त 2026। आज की खबरों में ऐसे कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में सीधे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज के सेशन का पहला टॉपिक है लोकसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को साइनेडाई स्थगित हुआ, लेकिन 23 अगस्त तक उसका औपचारिक प्रोरोगेशन नहीं हुआ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे असामान्य देरी बताते हुए सवाल उठाया कि क्या सरकार डिलिमिटेशन से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए समर्थन जुटा रही है। सामान्यतः साइनेडाई एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन के बीच 2 से 4 दिन का अंतर रहता है। लोकसभा को प्रोरोग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सदनों को समन और प्रोरोग कर सकते हैं, इसलिए प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। साइनेडाई का सही अर्थ क्या होता है? तो ये है, साइनेडाई का सही अर्थ है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। एडजर्नमेंट साइनेडाई में सदन की बैठक बिना अगली तारीख तय किए स्थगित की जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रोरोगेशन किया जाता है। अब बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक की, जो कि है भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से माइस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब पेट्रोल में ब्लेंडेड एथेनॉल का लगभग आधा हिस्सा माइस से आता है, जबकि भारत हाल तक माइस का एक्सपोर्टर था। E20 फ्यूल 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल की कीमत क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद ऊंची बनी हुई है। इसके कारणों में भारतीय माइस की कम प्रोडक्टिविटी, एथेनॉल डिमांड को एब्जॉर्ब करने की सीमित क्षमता और शुगर कंजम्पशन एक्सपोर्ट बैलेंस शामिल है। E20 फ्यूल में एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है? तो ये 20% होती है। आपको बता दें, E20 का अर्थ है ऐसा फ्यूल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। यह भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत में एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मैस का महत्व हाल के वर्षों में क्यों बढ़ा है? तो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग की बढ़ती मांग के कारण बढ़ा है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से एथेनॉल की मांग बढ़ी है और मैस एथेनॉल का एक प्रमुख फीड स्टॉक बन गया है। इसी कारण मैस की डोमेस्टिक डिमांड और इम्पोर्ट डिपेंडेंस बढ़ने लगी है। बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डिस्प्यूट बढ़ गया है। कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने की घोषणा की है, जो 8 सितंबर 2026 से लागू होंगे और खास तौर पर यूएस स्टील और डेयरी इंडस्ट्रीज को प्रभावित करेंगे। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की आलोचना की है। कनाडा द्वारा लगाए गए नए रिटेलिएटरी टैरिफ्स मुख्य रूप से किन यूएस इंडस्ट्रीज को टारगेट करेंगे? तो ये स्टील और डेयरी को सीधा टारगेट करेंगे। कनाडा ने नए टैरिफ्स विशेष रूप से यूएस स्टील और डेयरी इंडस्ट्रीज को टारगेट करेंगे और 8 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे। रिटेलिएटरी टैरिफ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दूसरे देश के टैरिफ के जवाब में लगाया गया टैरिफ। जब कोई देश दूसरे देश द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में उसके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है, उसे रिटेलिएटरी टैरिफ कहते हैं। यह इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड वॉर से जुड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वैश्विक शिप बिल्डिंग हब बन सकता है। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन लेइंग की गई है। उन्होंने तेजी से बदलती शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग कंट्रीज में बने अवसर को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया है। GRSE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। GRSE भारत की प्रमुख डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनीज में से एक है और यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। भारत को ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाने के संदर्भ में हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया? तो राजनाथ सिंह ने जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अगस्त 2026 को कोलकाता में कहा कि भारत ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग कंट्रीज में बने अवसर का लाभ उठाकर ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बन सकता है।
भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2026 ऑस्ट्रेलिया और उदारा शक्ति 2026 मलेशिया में भाग लिया। पिच ब्लैक में 20+ देशों के साथ IAF ने राफेल विमानों से LFE मिशंस में हिस्सा लिया, जबकि उदारा शक्ति में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ हाई इंटेंसिटी एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस की। इन अभ्यासों से भारत की ऑपरेशनल रीच, इंटरऑपरेबिलिटी और इंडो पैसिफिक डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत हुई। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की। पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने की। इसमें भारतीय वायुसेना ने 20 से अधिक देशों की वायुसेनाओं के साथ भाग लिया। उदारा शक्ति 2026 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ भाग लिया? तो ये मलेशिया के साथ भाग लिया। उदारा शक्ति 2026 भारत और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। इसमें हाई इंटेंसिटी एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस और जॉइंट टैक्टिकल मैनूवर्स पर जोर दिया गया। पुनर्योजी कृषि यानी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का उद्देश्य केवल खेती को बनाए रखना नहीं, बल्कि मृदा की सेहत, जैव विविधता और कृषि इकोसिस्टम को बेहतर बनाना है। भारत में इसके तहत प्राकृतिक खेती, कृषि वानिकी, सूक्ष्म सिंचाई और वैज्ञानिक मृदा प्रबंधन जैसी पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मार्च 2026 तक 8.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर और 18.19 लाख किसान इससे जुड़े थे। हर बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोड क्रॉप योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित है। पर ड्रॉप मोड क्रॉप का मुख्य उद्देश्य जल उपयोग दक्षता बढ़ाना और कम पानी में अधिक फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। मार्च 2026 तक भारत में कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके थे? तो ये 25.89 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके थे। आपको बता दें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी देता है, जिससे उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग में मदद मिलती है। CSIR NISCPR की हिंदी विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति ने 75 वर्ष पूरे किए, जिसके उपलक्ष्य में प्लैटिनम जयंती समारोह आयोजित किया गया। वर्ष 1952 में शुरू हुई यह पत्रिका सरल हिंदी में वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने और वैज्ञानिक सोच व जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञान प्रगति पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1952 में शुरू हुआ था। विज्ञान प्रगति का प्रकाशन 1952 में शुरू हुआ था और 2026 में इसने 75 वर्ष पूरे किए। CSIR NISCPR का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो ये विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान क्षेत्र से है। आपको बता दें, CSIR और NISCPR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इसका प्रमुख कार्य विज्ञान संचार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान से जुड़ा है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है RBI की USD INR फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी से 21 अगस्त 2026 तक कुल $72.85 अरब का इनफ्लो आया, जिसमें करीब 90% यानी $65.40 अरब FCNR डिपॉजिट से आया। लेकिन इन डॉलर को RBI रिजर्व्स में एब्जॉर्ब किए जाने के कारण रुपए पर खास असर नहीं पड़ा। इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारकों में कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिका ईरान संघर्ष, US फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति और विदेशी निवेशकों के प्रवाह को प्रमुख माना जा रहा है। SBI के चेयरमैन CS सेट्टी के अनुसार मौजूदा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का टोटल बिजनेस 2030 तक लगभग ₹200 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। जून 2026 तक SBI का टोटल बिजनेस ₹110.01 ट्रिलियन था। SBI का ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ से क्लोजली लिंक्ड है और बैंक का विजन 2030 कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स तथा गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स, इन 4 प्रमुख स्टेक होल्डर्स पर केंद्रित है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।